हेलो एवरीवन, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 2013 का सोल्यूशन पार्ट 1। अगेन कुछ क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज। हीट वॉल्यूम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सप्रेस करना है, हीट कैपेसिटी को आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सप्रेस करना है। हीट कैपेसिटी होती क्या है बेसिकली? हीट कैपेसिटी होती है कि आपने कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है कुछ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है, और अगर आपने कुछ हेवी टेम्परेचर रेंज को रखा है तो बस सी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा टी से। अगर इन्होंने बोला है कि आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम करना है तो क्यू वी इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल्टा टी कर दीजिए। यानी कि आपके पास सी वी क्या हो गया, क्यू वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। और आपके पास जो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो असल में क्या होती है, डेल्टा यू होती है। मतलब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो गया, और इसको डिफरेंशियल टर्म्स में लिखूंगा तो डी यू अपॉन डी टी हो गया है आपके पास। तो आपके पास जो आंसर आता है, और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स में डेल यू बाई डेल टी आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर जो होगा वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा आपके पास। उसके बाद उन्होंने बोला है कि द डेल्टा यू फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट 300 केल्विन फ्रॉम वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब टू 200 डेसीमीटर क्यूब इज वर्ड। वैल्यू डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है आपने रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बतानी है आपने, रिवर्सल आइसोथर्मल के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ आइडल गैस के लिए 1 मोल आइडल गैस है आपके पास, और एट 300 केल्विन के ऊपर बतानी है, 300 केल्विन के ऊपर। तो अगर मैं डेल्टा यू की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगेन मैं आइडल गैस की अगर बात कर रहा हूँ, वो रिवर्सिबल है और वो आइसोथर्मल है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपके पास, पहली बात तो डेल्टा यू क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर मैं क्यू निकालूँ और डब्ल्यू निकालूँ, क्यू निकालूँ और डब्ल्यू निकालूँ, तो मेरे पास कुछ हद तक आंसर पहुँचेगा, कुछ हद तक आंसर पहुँचेगा। लेकिन आप जब आंसर निकाल रहे हो कि मान लो मैंने क्यू निकाला एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन से निकाल लिया क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है। आप जब डब्ल्यू निकालेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि जो डेल्टा यू है दैट इज ज़ीरो। ऐसा क्यों? मैंने इतना ज़्यादा डेफिनेशंस बोल दी और फिर मैंने बोल दिया डेल्टा यू ज़ीरो होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा है डेल्टा यू एट रिवर्सिबल है लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी आपके पास आ जाती है और वो आइडल गैस के लिए होती है, आपके पास जो डेल्टा यू होता है उसका चेंज हमेशा ज़ीरो होता है। इनफैक्ट डेल्टा एच का जो चेंज होता है वो भी आपका ज़ीरो होता है जब आप आइडल गैस के लिए बात करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस और कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर आपके पास जो सीन रहता है वो ये रहता है आपके पास। 10 आपके पास जो आंसर आया वो सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा इसका आंसर। आगे उन्होंने बोला था साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन ऑफ 2 Br। 2 Br अकेले एटम्स पड़े थे, 2 Br अकेले एटम्स पड़े थे गैशियस स्टेट के अंदर। उन्होंने क्या किया, Br2 में कन्वर्जन कर दिया अपना, Br2 में कन्वर्जन कर दिया। जैसे ही वो Br2 में कन्वर्ट होंगे मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, Br और Br के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन पे। लेकिन एंट्रोपी का क्या हुआ, एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी? अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एंट्रोपी यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एंट्रोपी रैंडमनेस होती है, और रैंडमनेस तो यहाँ पे नहीं है। आपका 2 Br रैंडम थे लेकिन एक Br2 रैंडम नहीं है, तो आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एस डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी आपकी एंट्रोपी। तो आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास डेल्टा एस और डेल्टा एस दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने बोला है इफ़ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सॉल्यूट का जो मास दिया है उन्होंने वो दिया है 5 ग्राम। उसके बाद उन्होंने बोला इसको आपने डाला किसके अंदर है, इसको आपने डाला किसके अंदर है, 100 ग्राम वाटर के अंदर डाला है, 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो उन्होंने बोला कि ये जो डाला जब आपने इसको 5 ग्राम सॉल्यूट को पानी के अंदर डाला 100 ग्राम के अंदर, तो आपका जो टी बी बन गया, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बन गया आपके पास, वो बन गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100.5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है 100 डिग्री के करीब, 100 डिग्री के करीब होता है। तो 100 डिग्री माइनस आपके पास अगर मैं
100 मतलब कि 100.5 हो गया अब नया वाला, 100.5 हो गया आपका नया वाला, तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 आपके पास आंसर आएगा। ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है आपके पास डेल्टा टी एफ, यानी कि चेंज इन डेल्टा टी बी, यानी कि चेंज इन आपके पास वर्ड चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन सॉल्यूट इज एडेड, बेसिकली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का आपके पास आंसर आया ये। डेल्टा टी बी आया, और डेल्टा टी बी जो इक्वल होता है वो के बी एम के इक्वल होता है। के बी क्या है आपके पास, के बी दे रखा है आपको 0.52, के बी दे रखा है आपको 0.52, तो 0.52 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/100, और 100 आपके पास ग्राम दे रखा है तो 1000 मतलब कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको टू कन्वर्ट इट इनटू केजीज, तो बेसिकली आपके पास 1/10 हो जाएगा, बेसिकली आपके पास 1/10 हो जाएगा, मतलब कि आपके पास 10/1 हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही आपके पास हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा 50, दिस इज इक्वल्स टू 0.5, दिस इज इक्वल्स टू 0.5। जब मैं इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखूंगा तो आंसर आपके पास आएगा 0.5 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 0.52 अपॉन m। तो मैं इसको m को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू, जब मैं 50 से इसको और डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.01 यानी कि 100, और ऊपर जाएगा तो आपके पास m बन जाएगा 52, जो कि आपके पास है अराउंड सी ऑप्शन के करीब आएगा आपके पास, सी ऑप्शन के करीब आपके पास आंसर आ जाएगा। जब भी आप इसको आंसर के फॉर्म में निकालोगे सी ऑप्शन आ जाएगा, मोलर मास आपका सॉल्यूट का कितना आएगा 52 के करीब आ जाएगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कार्नोट इंजन से है। कार्नोट इंजन एक टाइप का हीट इंजन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हॉट सोर्स से टेम्परेचर को लेते हैं, मतलब कि हीट को लेते हैं और हीट से कुछ काम कराते हैं, वर्क करवाते हैं कुछ, और फिर हम जो हीट है वो कोल्ड टेम्परेचर की तरफ छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इस कार्नोट इंजन के अंदर क्या होता है, 4 साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर रेडियोबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और रेडियोबैटिक कंप्रेशन। इस पूरे के पूरे कार्नोट इंजन में सबसे मेन होता है एफिशिएंसी, कि आप कितना काम करवा पाए हो अपने इंजन से अपॉन जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब करी थी, और ये इक्वल होता है आपका TH माइनस TC अपॉन TH के, TH माइनस TC अपॉन TH के इक्वल होता है। अगर अब मैं बात करूं कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, उसने कहा कार्नोट इंजन जो है वो आपका 750 और 1000 केल्विन के बीच में ऑपरेट कर रहा है और वो 3360 जूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 3360 जूल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 3360 जूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो आपके पास बन जाएगा वर्क डन अपॉन 3360 जूल्स इज इक्वल्स टू TH माइनस TC अपॉन TH, यानी कि 250 अपॉन 1000 बन जाएगा आपके पास। तो बेसिकली 0.25 के इक्वल हो जाएगा, 0.25 के इक्वल हो जाएगा। तो उन्होंने 3360 जूल्स दे रखा है और उन्होंने पूछा वर्क डन इन वन साइकिल कितना होगा, वर्क डन इन वन साइकिल कितना होगा, तो वर्क डन होगा आपके पास 0.25 इंटू 3360। जब आप इसको निकालोगे तो आंसर आएगा, मतलब कि 0.25 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 3360 और आपके पास आंसर आ जाएगा 840 जूल्स आ रहा है आपके पास आंसर। तो उन्होंने बोला कैलोरीज में निकालना है अपने आंसर को, कैलोरीज में निकालना है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। तो मतलब कि आपके पास 840 जूल्स के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी, 840 जूल्स के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी बेसिकली, तो 840 डिवाइडेड बाय 4.184 कर दीजिए आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 840 डिवाइडेड बाय 4.184 इज इक्वल्स टू 200 के करीब आ रहा है, एंड 200 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 200 के करीब आएगा, 200 कैलोरीज के करीब आपके पास जो है क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, 200 कैलोरीज के करीब वर्क डन होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। उन्होंने बोला द वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट। आपके पास जो वेव फंक्शन होता है, साई जो होता है आपका, साई जो होता है वो आपका बस एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन। अब ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, बेसिकली कोई भी एक मैथ्स की इक्वेशन होगी जो साई के अंदर होगी हमेशा। ये एक सिस्टम के बारे में क्या बताती है, एक सिस्टम के बारे में क्या बताती है, ये एक सिस्टम के बारे में सब कुछ बताती है, सब कुछ। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में एक वेव को कंसिडर करो तो एक वेव कैसी होती है, एक वेव ऐसी होती है दिखने में, ठीक है। उसके अंदर आप वाई एक्सिस लेते हो जिसको आप कहते हो ये एक्स और टी पे डिपेंड कर रही है, और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, आपकी, कि विद टाइम ये चेंज होती रहेगी, और ऐसे बल्कि ऐसे मतलब कि एक वेव क्रिएट करेगी कि जो अप डाउन जाती रहेगी, आपके पास एक साइकिल होगी जो हमेशा रिपीट होगी। अब वाई एक्स टी का अगर मैं, ये वाई एक्स टी है क्या, बेसिकली एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है कि आपका एक एक्स और मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है वो वाई से डिसाइड होगी, और वाई एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा। वेव मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इस वाई को ही साई ले लेते हैं, और मतलब कि थोड़ी ऑब्वियसली
इक्वेशन को सॉल्व करके वाई को साई ले लेते हैं। अब ये साई क्या है? साई एक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है जो आपको डिसाइड करके बताएगी कि इस टाइम पे आपकी वेव कहाँ पे होगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये साई आपको ये बता रही है कि आपका पार्टिकल कहाँ पे होगा और उसका वेव नेचर है, ये वो नहीं बताती है, वो साई स्क्वायर बताता है। साई आपको असल में कुछ नहीं बताता है अबाउट दी लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, लेकिन साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके यूज से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो साई क्या है? एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम होती है, एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम होती है जिससे हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं एंड शेप्स भी निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत आगे जाके हाइड्रोजन वेव फंक्शंस में। लेकिन वो स्टेट ऑफ अ फंक्शन है, उससे निकाल सब कुछ सकते हो, लेकिन साई कुछ नहीं बताता आपको। साई सिर्फ एक एम्पलीट्यूड है एक वेव का। आप ये मत सोचना कि साई आपको लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल बताता है, नहीं। साई बस आपको कुछ एक मैथमेटिकल फंक्शन बताता है जो एक सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो वो स्टेट ऑफ अ सिस्टम होता है कि इस स्टेट से आप कुछ भी निकाल सकते हो आगे जाके, इस स्टेट का कुछ भी बता सकते हो आप आगे जाके, ठीक है। तो साई के बारे में हमने नॉलेज ले ली है। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला थी एंट्रोपी ऑफ अ वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा एस वेपराइजेशन दे रखा है, वो है 100 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला थी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 20,000 जूल्स पर मोल। एंथैल्पी दे रखी है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है 20,000 जूल पर मोल। तो उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालो। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी होता है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स का। जब फेस ट्रांजिशंस होती हैं आपके पास तो फेस ट्रांजिशंस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, फेस ट्रांजिशंस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई कर लूँगा इसके ऊपर, ये फॉर्मूला जब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा टी इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आपके पास डेल्टा एस वेपराइजेशन, ठीक है। ये आएगा आपके पास। अब इस केस के अंदर अगर मैं कहूँगा कि डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, आपके पास 100 डेल्टा एच वेपराइजेशन है आपके पास 20,000, और 20,000 अपॉन क्या है, अब 100 है, यानी कि अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ से तो 200 आंसर आ जाएगा, 200 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। 200 केल्विन आपका बी ऑप्शन है ना, तो ये आपके पास आंसर हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 118 का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उन्होंने कौन सा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास होता क्या है बेसिकली, अगर मैं प्रिंसिपल डिस्कस करूँ तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, लेकिन आपके पास एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो आपके पास पहले न्यूक्लियाइज जो होती हैं, आपके न्यूक्लियस के जो नॉर्मल टाइम न्यूक्लियाई होते हैं आपके किसी भी एच के सी के जिसका भी आप एनएमआर ले रहे हो, वो नॉर्मली क्या होता है, स्पिन कर रहे होते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर, ऐसे स्पिन कर रहे होते हैं, और स्पिनिंग चार्ज्ड चीज़ें जो होती हैं वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करती हैं। तो जैसे ही मैं उनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लेता हूँ तो वो टाइनी मैग्नेट्स अपने आप को अलाइन कर लेती हैं एज सच। या तो वो क्या होती हैं, या तो वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो या तो वो ऐसे अलाइन करेंगी कि वो अलोंग दी फील्ड है, क्योंकि फील्ड ऐसे जा रही तो अलोंग दी फील्ड अलाइन कर लेंगी, या तो वो अपोजिंग फील्ड की तरह अलाइन कर लेंगी। तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर रही हैं। स्पिन अगर आपकी क्लॉकवाइज है तो कैसी होगी आपकी, अलाइन द फील्ड अलोंग द फील्ड होगी, अपोजिंग द फील्ड होगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसी होगी, तो स्पिन डिपेंडेंट हो जाती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पिन डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, उसने बोला है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन जो होता है आपके पास, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन जो होता है आपके पास, बेसिकली मैं ये वाली स्क्रीनशॉट उसी वजह से लेके आया आपके पास दो तरीके के मैग्नेट्रॉन्स होते हैं, दो तरीके के। एक होता है आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन, एक होता है आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन, और एक होता है आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। एक बोहर मैग्नेट्रॉन, एक न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होता है आपके पास। जो बोहर मैग्नेट्रॉन होता है असल में वो बताता है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन की कितनी है। क्या कहते हैं, जब आप बात करते हो मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है कि अपने आप को अलाइन करने की या अपने आप को अपोज करने की टेंडेंसी इन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने फोर्स से वो काम करती है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप उसको लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को डिसाइड करने के लिए आप बोहर्स मैग्नेट्रॉन का यूज़ करते हो। और आप अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की ही बात करो तो जब आप इलेक्ट्रॉन से हटके प्रोटॉन्स या फिर उससे हैवी न्यूक्लियर पे आते हैं तो उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन बोलते हो। दोनों को निकालने के एक फॉर्मूला है, लेकिन फिजिक्स बेस्ड है तो आपने इतना डीप में नहीं जाना। अगर आपने वैल्यू याद नहीं तो बोहर मैग्नेट्रॉन की होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। और आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास
कहाँ गई यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ होती है, यहाँ पे वैल्यू दी ही नहीं, ओहो वैल्यू ही नहीं दी। चलो आपके पास 5.5 होती है आपके पास, वैसे जो वैल्यू होती है वो दैट इज़ अराउंड 5.5 होती है। जो बोहर मैग्नेट्रॉन होता है उसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻20 24 24 जूल पर टेस्ला होती है। हाँ जी 24 जूल पर टेस्ला होती है आपके पास। और जो आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास अराउंड 5.5 इंटू 10⁻⁻27 5.5 इंटू 10⁻⁻27 के करीब वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो एवोगैड्रोस की वैल्यू, और ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो छोटा वाला के होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास है बोहर मैग्नेट्रॉन। उसके बाद आगे चलते हैं, उन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब ये आपके पास तो दो क्वेश्चन आएंगे, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इन एनी केस, आपके पास सिलेबस के नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इनका फॉर्मूला बता देता हूँ, इनकेस कभी कल को रिपीट हो जाए तो आप उसको फॉर्मूले बेस पे कर पाओ। तो उन्होंने बोला थी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ Fe57 रिकॉइलिंग एट 100 मेगा पर। आपके पास पहली बात ये मोज़ेबा स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। मोज़ेबा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है और आप सोर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो देर आर मेनी थिंग्स टू कंसिडर आफ्टर कमिंग टू दिस डॉपलर इफेक्ट। तो उन्होंने बोला है कि बस आपके पास डॉपलर इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो आप इस फॉर्मूले से जज करते हो, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू न्यू वी बाय सी। वी क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ द बेसिकली सोर्स होता है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स होता है बेसिकली आपके पास ये जो मोज़ेबा स्पेक्ट्रो के अंदर जो सोर्स होता है उसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो घूम रहा है उसका आपके पास वेलोसिटी वी होती है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना उसको न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आता है उसकी वजह से कुछ, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। वैसे कि ये नेट का है, नेट का क्वेश्चन है ये बेसिकली, यहाँ पे पीयू के अंदर देने का कोई मतलब नहीं बनता था, पीयू के अंदर देने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो आंसर हम देखें इसका, तो आपके पास आता है न्यू यानी कि 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज दे रखा है उन्होंने। उसके बाद वी क्या है 100 दे रखा है उन्होंने। उसके सॉरी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके पास वो होती है 3 इंटू 10⁸8। तो जब इन दोनों को करूँगा मैं तो आपके पास आंसर आएगा 8 से ये कट जाएगा तो 10 आ गया आपके पास। 10 आ गया तो 10 अगर मैं देखूंगा तो 10⁻10 है, उसके बाद ये 10⁻2 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 10⁻12। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 123 क्वेश्चन का, तो आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे ये फिजिक्स वालों के लिए है, फिजिक्स वालों के टॉप क्लास में तो आता ही है ये, लेकिन मतलब कि नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए आता है, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, नॉट इन एनी केस। मतलब कि जब आप एमएससी में जाओगे तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बीएससी में मेरे को नहीं लगता आपके पास आता है ये चीज़। तो उन्होंने बोला कि द स्टैटिस्टिक्स ओबेड बाय पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन इज कॉल्ड। हाफ इंटीग्रल स्पिन जब हो रही है तो आपके स्टैटिस्टिक्स कौन सी होगी। तो स्टैटिस्टिक्स होती है हमारे 3 तरीके की स्टैटिस्टिक होती हैं जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। वो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है कि आपके पास जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर वो कैसी है, वो कैसी है उसको जज करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए फिर आप स्पेसिफिकली एक पार्टिकल का एवरेज मतलब कि एवरेज ऑफ पार्टिकल्स लेके उनके जो एनर्जी है उनको फाइंड आउट करना। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपके पास 3 स्टैटिस्टिक्स आती हैं, 3 स्टैटिस्टिक्स आती हैं। एक आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक आती है बोस-आइंस्टाइन, आपके पास आती है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स होती है आपके पास। ठीक है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होती है तो बेसिकली वो हर एक स्पिन के ऊपर लग जाती है, उसका एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन आपके पास बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट आपके पास आ जाए, कभी बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट आपके पास आ जाए तो बोस-आइंस्टाइन लगती है बोसॉन्स के ऊपर, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स लगती है फर्मियंस के ऊपर, ये आप ध्यान रखिएगा। बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स वो होते हैं जिनका स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है। और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स लगती है फर्मियंस पे, जो फर्मियंस होते हैं उनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल होता है। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है दैट इज हाफ, तो आप वो इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियन, वेयर एज बोसॉन्स जो होते हैं आपके पास जैसे फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन्स एक बोसॉन होता है आपके पास, तो उसका इंटीग्रल स्पिन जो होता है वो 1 होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का हाफ होता है तो वो फर्मियन है। तो जो फर्मियंस होते हैं उन पे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स लगता है, और जो बोसॉन्स होते हैं उन पे बोस-आइंस्टाइन आपके पास बोस-आइंस्टाइन लॉ लगता है, क्या कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो ये फर्मी डायरेक्ट और बोस-आइंस्टाइन आपके पास 2 मेन हो गए। फर्मी डायरेक्ट फर्मियंस हाफ इंटीग्रल स्पिन, बोस-आइंस्टाइन फुल इंटीग्रल स्पिन पे लगता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। इतना आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, अब इसके साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगली बार अगले क्वेश्चन पे अगले पेपर पे मिलते हैं जो कि आपका 2015 का पेपर होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।